हैरी पॉटर और आग का प्याला, हंगेरियन ड्रैगन हॉर्न टेल। सीरियस से बातचीत की उम्मीद से ही हैरी को अगले 15 दिनों तक संबल मिला। माहौल बहुत ही स्याह था और ऐसे में सीरियस ही भविष्य के आसमान में चमकने वाला एकमात्र सितारा था। स्कूल चैंपियन चुने जाने का सदमा अब थोड़ा कम हो गया था। हैरी को डर लग रहा था कि टूर्नामेंट में उसे किस खतरनाक चुनौती का सामना करना होगा। पहले काम की तारीख अब लगातार पास आती जा रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे पहला काम किसी भयंकर जानवर की तरह उसका रास्ता रोक कर खड़ा हुआ है। उसे इतनी घबराहट पहले कभी नहीं हुई थी। ये तो नाग शक्ति के खिलाफ हुए आखिरी क्विडिच मैच के पहले की घबराहट से भी बहुत ज्यादा थी, जिसमें ये फैसला होना था कि क्विडिच कप कौन जीतेगा। भविष्य के बारे में सोचने में हैरी को बहुत मुश्किल आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे इसके पहले ही उसका काम तमाम हो जाएगा। सच कहा जाए तो उसे उम्मीद नहीं थी कि सीरियस की बातचीत से उसे सैकड़ों लोगों के सामने किसी मुश्किल और खतरनाक जादुई काम को करने में मदद मिलेगी, लेकिन सिर्फ दोस्ताना चेहरे की झलक ही इस समय उसके लिए महत्वपूर्ण थी। हैरी ने सीरियस को बता दिया था कि वो उसके बताए दिन और समय पर गरुड़ द्वार के हॉल की अंगीठी के सामने मौजूद रहेगा। उसने और हरमाइनी ने काफ़ी समय तक योजना बनाई कि अगर उस रात को कोई हॉल में देर तक बैठा रहा तो वो उसे बाहर कैसे भेजेंगे। अगर स्थिति बहुत खराब हुई तो वो गोबर बम फोड़कर उसे वहां से भगा सकते हैं, लेकिन वे उम्मीद कर रहे थे कि इसकी नौबत ना आए, वरना फिल्च उनकी खाल खींच लेगा। इस दौरान महल के भीतर हैरी की जिंदगी बहुत दुखद हो गई, क्योंकि त्रिकोणीय जादूगरी के टूर्नामेंट के बारे में रीटा स्कीटर का लेख छप चुका था। ये टूर्नामेंट पर कम और हैरी की रंगीन जीवन गाथा पर ज्यादा केंद्रित था। सबसे पहले पेज पर हैरी की बड़ी सी तस्वीर छपी थी और लेख भी, जो पेज 2, 6 और 7 पर आगे गया था, हैरी के बारे में ही था। बॉबिटन्स और डर्मस्ट्रैंग के चैंपियनों के नाम, जिनकी स्पेलिंग गलत थी, लेख की आखिरी लाइन में लिखे थे और सेड्रिक का तो जिक्र तक नहीं था। लेख 10 दिन पहले छपा था। उसके बारे में सोचकर अब भी हैरी का दिल खराब हो जाता। जब भी वो इस बारे में सोचता था उसे शर्म आने लगती। रीटा स्कीटर ने कई मनगढ़ंत बातें लिखी थी जो उसने झाड़ुओं की अलमारी में तो क्या, जिंदगी में कभी नहीं कही थी। मुझे लगता है कि मुझे अपने मम्मी डैडी की याद से शक्ति मिलती है। मैं जानता हूँ कि अगर वो मुझे देखते तो उन्हें मुझ पर गर्व होता। हाँ, मुझे स्वीकार करने में ज़रा भी शर्म नहीं कि कई बार रात को मैं उनकी याद करके रोता हूँ। मैं जानता हूँ कि टूर्नामेंट में मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि वो मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन रीटा स्कीटर ने सिर्फ काल्पनिक बातें ही नहीं लिखी थी, उन्होंने हैरी के बारे में दूसरों से इंटरव्यू भी लिए थे। हैरी को हॉगवर्ट्स में आखिर अपनी प्रेमिका मिल गई है। उसके करीबी दोस्त कॉलिन क्रीवी के अनुसार हैरी हमेशा हरमाइनी ग्रेंजर नाम की एक लड़की के साथ रहता है। हरमाइनी मगलू घर में पैदा हुई एक बेहद सुंदर लड़की है, जो हैरी की ही तरह स्कूल के सबसे अच्छे विद्यार्थियों में एक है। जिस दिन वो लेख छपा था, हैरी को बहुत से लोगों, खासकर नाग शक्ति के विद्यार्थियों के ताने सुनने पड़े थे। तुम कब से स्कूल के सबसे अच्छे विद्यार्थी हो गए पॉटर? या फिर कोई नया स्कूल है जो तुमने और लॉन्ग बॉटम ने मिलकर खोला है? हैरी अब तानों से उकता गया था, इसलिए वो बिना मुड़े ही गलियारे में चिल्लाने लगा। मैं अपनी मम्मी की याद में रो रहा हूँ और अभी रोने जा रहा हूँ। नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम्हारी कलम गिर गई है। ये बात चो ने कही थी। हैरी का चेहरा लाल हो गया। ओह सॉरी, ठीक है, वो बुदबुदाया। उसने कलम उठा ली। मंगलवार के काम के लिए गुड लक, चो ने कहा। मुझे सचमुच उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे। ये सुनकर हैरी खुद को मूर्ख महसूस करने लगा। हरमाइनी को भी काफ़ी ताने सुनने पड़ रहे थे, लेकिन वो अपने सहपाठियों पर चिल्लाती नहीं थी। वो जिस तरह से स्थिति का सामना कर रही थी, दरअसल हैरी मन ही मन उसका कायल था। रीटा स्कीटर का लेख छपने के बाद पैंसी पार्किंसन ने हैरी को पहली बार देखा तो उसने चिल्लाकर कहा था, बेहद सुंदर। ये रीटा इसकी तुलना किससे कर रही थी? बंदरिया से? जाने दो, उसकी बात पर ध्यान मत दो, हरमाइनी ने गरिमापूर्ण आवाज में हैरी से कहा और अपना सिर तान कर नाग शक्ति की हंसती हुई लड़कियों के पास से गुजर गई, जैसे उसने उनकी बात सुनी ही न हो। उसकी बात पर ध्यान मत दो हैरी। हैरी ध्यान कैसे नहीं देता? रॉन ने उससे तब से कोई बात नहीं की थी जब उसने उसे स्नैप की सजा के बारे में बताया था।
हैरी को इस बात की थोड़ी उम्मीद थी कि स्नैप के तहखाने में 2 घंटे तक चूहों के भेजे का अचार डालते समय उनमें दोस्ती हो जाएगी, लेकिन उसी दिन रीटा का लेख छप गया, जिससे रॉन को विश्वास हो गया कि हैरी सचमुच लोकप्रियता का भूखा था और उसे ये सब अच्छा लग रहा। हरमाइनी उन दोनों से बहुत नाराज थी, लेकिन हैरी इस बात पर अटल था वो रॉन से दोबारा तभी बात करेगा जब रॉन ये बात मान लेगा कि हैरी ने अपना नाम आग के प्याले में नहीं डाला था और वो हैरी को झूठा कहने के लिए उससे माफी मांगेगा। मैंने ये शुरू नहीं किया है, हैरी ने जिद्दी स्वर में कहा। ये उसकी समस्या है। तुम्हें उसकी याद आती है और मैं जानती हूँ उसे भी तुम्हारी याद आती है, हरमाइनी ने अधीरता से कहा। उसकी याद आती है? मुझे उसकी जरा भी याद नहीं आती, हैरी ने कहा। लेकिन ये सरासर झूठ था। हैरी हरमाइनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो रॉन जैसी नहीं थी। जब हरमाइनी सबसे अच्छी दोस्त हो तो हंसी ठिठोली कम होती है और लाइब्रेरी में ज्यादा देर तक रहना पड़ता है। हैरी अब तक आवाहन सम्मोहन में महारत हासिल नहीं कर पाया था। ऐसा लगता था जैसे इसे लेकर उसके भीतर कोई मानसिक अवरोध बन गया है। हरमाइनी ने जोर देकर कहा कि शायद इसके बारे में पढ़ने से उसे मदद मिल सकती है। परिणाम स्वरूप वो लंच की छुट्टी में काफी समय तक पुस्तकें पढ़ने लगे। विक्टर क्रम भी लाइब्रेरी में बहुत देर तक बैठा रहता। हैरी को समझ नहीं आता वो किस फिराक में था। हरमाइनी अक्सर क्रम के वहां बैठे रहने की शिकायत करती, इसलिए नहीं कि वो उसे तंग करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि ही करने वाली लड़कियां उसे देखने के लिए किताबों की अलमारियों के पीछे छुप जाती और उनकी आवाजों से हरमाइनी का ध्यान भटकता। वो तो हैंडसम भी नहीं है, वो क्रम को देखते हुए गुस्से में बुदबुदाई। लड़कियां उसे सिर्फ इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि वो मशहूर है। अगर वो उस पद्म भुलावा जैसी चीज को नहीं कर पाता तो वो उसकी तरफ दोबारा पलट कर भी नहीं देखती। पद्म छलावा, हैरी ने भींचे हुए दांतों के बीच से कहा। उसके मन में तत्काल मजेदार कल्पना आ गई कि अगर रॉन हरमाइनी को पद्म भुलावा कहते सुन लेता तो उसके चेहरे पर क्या भाव होता। बड़ी अजीब बात है, लेकिन जब आप किसी चीज से डरते हैं और चाहते हैं कि समय धीरे चले तो और तेजी से भागता है। हैरी जहां जाता दहशत की भावना उसके अंदर रहती, जबकि दैनिक जादूगर के लेख के बारे में ताने बाहर के माहौल में उसका पीछा करते। पहली प्रतियोगिता से पहले वाले शनिवार को 3rd ईयर और उससे बड़ी क्लासों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को हॉग्समीड गांव की यात्रा करने की अनुमति दी गई। हरमाइनी ने हैरी से कहा महल के बाहर रहना उसके लिए अच्छा रहेगा। हैरी खुद भी यही चाहता था। उसने कहा, और रॉन का क्या होगा? तुम रॉन के साथ नहीं जाना चाहती? ओह, मैंने सोचा था कि हम उसे 3 ब्रूमस्टिक्स में मिल लेंगे। हरमाइनी का चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया। हैरी ने सपाट अंदाज में कहा, नहीं, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। मैं चलूंगा, लेकिन रॉन से नहीं मिलूंगा। अपना अदृश्य चोगा पहनकर चलूंगा। अच्छा ठीक है, हरमाइनी बोली, लेकिन चोगे में तुमसे बात करना मुझे पसंद नहीं है। मुझे पता नहीं चलता कि मैं तुम्हारी तरफ देखकर बोल भी रही हूँ या नहीं। हैरी ने कमरे से अपना अदृश्य चोगा पहना, सीढ़ियों से नीचे उतरा और हरमाइनी के साथ हॉग्समीड की तरफ चल पड़ा। चोगे के अंदर वो स्वतंत्रता महसूस कर रहा था। वो जब गांव पहुंचे तो उसने देखा बाकी विद्यार्थी उसके आसपास से गुजर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर ने सेड्रिक डिगोरी हीरो है वाले बैज पहन रखे थे। जब वो मिठाइयों की दुकान हनी ड्यूक्स के बाहर निकलकर क्रीम से भरी चॉकलेट खा रहे थे तो हरमाइनी चिढ़कर बोली, लोग बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं, उन्हें लगता है मैं खुद से बातें कर रही हूँ। तो होठ कम हिलाओ, छोड़ो भी, अपना चोगा थोड़ी देर के लिए उतार दो, तुम्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। अच्छा, जरा अपने पीछे मुड़कर तो देखो। रीटा स्कीटर और उनका फोटोग्राफर दोस्त अभी अभी 3 ब्रूमस्टिक से बाहर निकले थे। धीमी धीमी आवाजों में बातें करते हुए वो हरमाइनी के करीब से निकल गए। उन्होंने उसे देखा तक नहीं। हैरी हनी ड्यूक्स की दीवार से सटकर खड़ा हो गया था ताकि रीटा स्कीटर का मगरमच्छ की खाल वाला हैंडबैग उससे टकरा न जाए। उनके जाने के बाद हैरी बोला, वो इस गांव में ठहरी हुई है। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो टूर्नामेंट के पहले काम को देखने आ सकती है। ये कहते ही उसके पेट में दहशत की मरोड़ उठने लगी। उसे ऐसा लगा कि हरमाइनी उसके बारे में सोचना तक नहीं चाहती। वो चली गई हैं। हरमाइनी ने हाई स्ट्रीट के छोर की तरफ हैरी के आर पार देखते हुए कहा, क्यों ना हम लोग 3 ब्रूमस्टिक्स में चलकर बटर बियर पिएं? तुम्हें रॉन से बात करने की जरूरत नहीं है, उसने चिढ़कर कहा, क्योंकि उसने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि हैरी ने उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। 3 ब्रूमस्टिक्स पब खचाखच भरा था। वहां पर हॉगवर्ट्स के बहुत से विद्यार्थी थे।
अदृश्य चोगा पहनकर भीड़ में चलना मुश्किल था। गलती से अगर किसी के पैर पर पैर पड़ जाए तो कई अजीब सवाल पूछे जा सकते थे। हरमाइनी ड्रिंक्स लेने गई और हैरी धीरे धीरे कोने में रखी एक खाली टेबल की तरफ बढ़ गया। पब में अपना रास्ता बनाते समय हैरी ने रॉन को देखा, जो फ्रेड, जॉर्ज और ली जार्डन के साथ बैठा हुआ था। हैरी का मन हुआ कि रॉन को पीछे से एक तेज मुक्का जमा दे, लेकिन उसने अपनी इच्छा को दबा लिया और टेबल पर पहुंचकर बैठ गया। हरमाइनी एक पल बाद उसके पास आई। उसने हैरी के चोगे के नीचे उसे बटर बियर की एक बोतल थमा दी। मैं अकेली बैठी हुई बहुत मूर्ख दिख रही हूँ। अच्छा है मैं अपने साथ कुछ काम ले आई हूँ, वो बुदबुदाई। ये कहते हुए उसने एक नोट बुक बाहर निकाल ली। उसमें SPEW के सदस्यों के नामों का रिकॉर्ड लिख रखा था। हैरी ने देखा इस छोटी सूची में रॉन का नाम सबसे ऊपर था। जब वो और रॉन बैठकर मन गढ़ंत भविष्यवाणियां लिख रहे थे, तब हरमाइनी ने वहां आकर उन्हें जबरदस्ती सचिव और कोषाध्यक्ष बना दिया था। देखो, मुझे लगता है हॉक्समिड गांव के कुछ लोगों को भी SPEW में शामिल किया जा सकता है, हरमाइनी ने सोचते हुए कहा और पब में चारों तरफ देखा। हाँ ठीक है, हैरी ने कहा। उसने चोगी के नीचे से बटर बियर का घूंट भरा और बोला, हरमाइनी, तुम ये SPEW का कारोबार कब बंद करोगी? जब घरेलू जिन्न को अच्छी तनख्वाह और काम करने की बेहतर परिस्थितियां मिल जाएंगी, उसने फुफकारते हुए कहा। देखो, अब मैं ये सोचने लगी हूँ कि ज्यादा सीधा कदम उठाने का वक्त आ गया है। क्या तुम जानते हो स्कूल के किचन में कैसे पहुंचा जाता है? क्या पता, फ्रेड और जॉर्ज से पूछ लेना। हरमाइनी खामोशी से सोचने लगी। हैरी बटर बियर पीते पीते पब में बैठे हुए लोगों को देखने लगा। वो सब खुश लग रहे थे। पास के टेबल पर अर्नी मैकमिलन और हन्ना एबॉट चॉकलेट के मेढक वाले कार्डों की अदला बदली कर रहे थे। दरवाजे के ठीक पास उसे चो और चीलघात की बहुत सी सहेलियां दिख गईं। वो सैड्रिक वाला बैज नहीं लगाई थीं। ये देखकर हैरी थोड़ा खुश हो गया। हैरी सोच रहा था, काश वो इन लोगों की तरह होता। काश वो इस तरह बेफिक्री से बैठकर हंस बोल रहा होता और उसे होमवर्क के सिवाय किसी और चीज की चिंता नहीं होती। उसने सोचा, बाकी चैंपियनों की हालत कैसी होगी। पिछले कुछ दिनों में सैड्रिक जब उसे दिखा था, अपने प्रशंसकों से घिरा हुआ था। वो घबराया हुआ लेकिन रोमांचित दिख रहा था। हैरी को समय समय पर फ्लर डेलाकोर गलियारे में दिख जाती। वो पहले जैसे ही घमंडी और बेफिक्र थी और क्रम तो बस लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता रहता था। हैरी ने सीरियस के बारे में सोचा। उसे ऐसे लगा जैसे सीने में कसी हुई गांठ थोड़ी ढीली हो गई है। वो 12 घंटे से भी कम समय में सीरियस से बातें कर रहा होगा, क्योंकि आज रात को ही हॉल में अंगीठी के सामने मुलाकात होनी है, बशर्ते कोई गड़बड़ न हो, जैसे इन दिनों हर चीज में हो रही है। तभी हरमाइनी बोली, देखो, यहाँ तो हैग्रिड भी है। भीड़ के ऊपर हैग्रिड का विशाल सिर दिख रहा था। आज उसने बालों की चोटियां नहीं बनाई थी। सावधानी से खड़े होने पर हैरी ने देखा कि हैग्रिड झुककर प्रोफेसर मूडी से बातें कर रहा था। हैग्रिड के सामने उसी के अनुरूप विशाल मग रखा हुआ था, लेकिन मूडी अपने ही थर्मस से पी रहे थे। पब की खूबसूरत मालकिन मैडम रोज मार्टा को ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई थी। वो उनके पास की टेबलों से गिलास उठाते समय मूडी को कनखियों से देख रही थी। शायद उन्हें ये लग रहा था कि मूडी उनकी बेहतरीन शराब का अपमान कर रहे हैं, लेकिन हैरी हकीकत अच्छे से जानता था। मूडी ने गुप्त कलाओं से रक्षा के आखिरी क्लास में सभी विद्यार्थियों को बताया था कि वो हमेशा अपना ही बनाया हुआ भोजन और ड्रिंक पीना पसंद करते हैं, क्योंकि शैतानी जादूगर किसी भी खाने पीने की चीज में आसानी से जहर मिला सकते हैं। हैरी के देखते ही देखते हैग्रिड और मूडी उठकर जाने के लिए खड़े हो गए। हैरी ने बिना सोचे समझे हाथ हिलाया। उसे याद आया वो अदृश्य चौके में है। बहरहाल मूडी रुक गए। उनकी जादुई आंख उस कोने की तरफ पड़ी जहां हैरी खड़ा था। उन्होंने हैग्रिड की पीठ थपथपाई और धीरे से उससे कुछ बोले। हैग्रिड ने जोर से कहा, ठीक हो हरमाइनी? हेलो, हरमाइनी मुस्कुराते हुए बोली। मूडी लगड़ाते हुए टेबल के पास आए, नीचे झुक गए। हैरी को लगा वो SPEW की नोटबुक पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बुदबुदाए, अच्छा चोगा है पॉटर। हैरी ने हैरानी से उन्हें घूरा। मूडी की नाक की गायब हिस्से का निशान कुछ इंच की दूरी से साफ दिख रहा था। मूडी मुस्कुराए। क्या आपकी जादुई आंख अदृश्य चोगे के नीचे देख सकती है? मेरा मतलब है, क्या आप? हाँ, ये अदृश्य चोगों के नीचे देख सकती है।
हैग्रिड भी हैरी की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था। हैरी जानता था हैग्रिड उसे नहीं देख पा रहा होगा, लेकिन मूडी ने हैग्रिड को बता दिया होगा कि हैरी कहाँ पर है। हैग्रिड अब SPEW की नोटबुक को पढ़ने के बहाने सिर नीचे झुका रहा था और इतनी धीरे से फुसफुसाया कि उसकी आवाज़ सिर्फ हैरी को ही सुनाई दी। आज आधी रात को हमारी कैबिन में आना, अपना अदृश्य चूगा पहन कर आना। सीधे खड़े होकर हैग्रिड ने जोर से कहा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा हरमाइनी। उसने आंख मारी, वहां से चला गया। हैरी ने बहुत हैरानी से कहा, वो मुझे आधी रात को अपने यहाँ क्यों बुला रहा है? अच्छा, हरमाइनी ने हैरान दिखते हुए कहा, क्या पता वो तुम्हें क्यों बुला रहा है। मुझे लगता है तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए हैरी। उसने घबराते हुए चारों तरफ देखा। हो सकता है तुम सीरियस से मुलाकात के वक्त तक न लौट पाओ। ये सच था कि हैग्रिड से आधी रात को मिलने जाने का मतलब ये हो सकता था कि सीरियस से मुलाकात के वक्त तक न लौट पाए। हरमाइनी ने हैरी को सुझाव दिया वो हेडविग को हैग्रिड के यहाँ भेजकर उसे बता दे कि वो नहीं आ सकता। उसने ये मान लिया था कि हेडविग हैरी की चिट्ठी ले जाने को तैयार हो जाएगी। बहरहाल हैरी ने सोचा, अच्छा यही रहेगा कि वो हैग्रिड से मिलकर जल्दी लौट आए। हैरी जानने को उत्सुक था कि हैग्रिड ने इससे पहले कभी उसे आधी रात को नहीं बुलाया था। आज क्या कारण है? रात हैरी ने जल्दी सोने का नाटक किया। फिर 11:30 बजे अपने ऊपर अदृश्य चोगा डाला, सीढ़ियां उतरकर हॉल में पहुंचा। कुछ विद्यार्थी बैठे हुए थे। क्रीवी बंधु सेड्रिक डिगोरी हीरो है कि कुछ बेजों पर जादू करके उन्हें हैरी पॉटर हीरो है में बदलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिली थी और बैज पॉटर 0 है पर अटक गए थे। हैरी उनके पास से होता हुआ तस्वीर के छेद तक पहुंचा। 1-2 मिनट तक इंतजार करता रहा। उसकी एक आंख अपनी घड़ी पर थी। फिर हरमाइनी ने योजना के अनुसार बाहर से मोटी औरत का दरवाजा खोला। वो फुसफुसा कर धन्यवाद देता हुआ नीचे चला गया और महल से बाहर निकल गया। मैदान में काफी अंधेरा था। बॉबिटन्स की विशाल घोड़ा गाड़ियों में भी रोशनी दिख रही थी। हैरी को उसके भीतर से मैडम मैक्सिम की आवाज आ रही थी। फिर उसने हैग्रिड की कैबिन का दरवाजा खटखटाया। तुम हो हैरी? हैग्रिड ने दरवाजा खोलकर चारों तरफ देखते हुए कहा। हाँ, हैरी ने कहा। कैबिन के अंदर जाकर उसने अपना अदृश्य चोगा सिर से नीचे कर लिया। क्या बात है? हैग्रिड बोला, तुम्हें कुछ दिखाना है। हैग्रिड बेहद रोमांचित दिख रहा था। उसने बटन होल में एक फूल लगा रखा था जो किसी बड़े चुकंदर जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक्सेल ग्रीस का इस्तेमाल बंद कर दिया है, लेकिन उसने अपने बाल काढ़ने की कोशिश की है। हैरी ने सावधानी से पूछा, क्या दिखाना चाहते हो? वो सोच रहा था कहीं अग्निडंकों ने अंडे तो नहीं दे दिए। हमारे पीछे आओ, चुपचाप चलना, चोगा पहने रहना। हम फैंग को नहीं ले चलेंगे, उसे ये पसंद नहीं आएगा, हैग्रिड ने कहा। सुनो हैग्रिड, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। मुझे 1 बजे तक महल वापस लौटना है। लेकिन हैग्रिड उसकी बातें नहीं सुन रहा। वो कैबिन का दरवाजा खोलकर अंधेरे में बाहर चल दिया। हैरी उसके पीछे पीछे जल्दी से चल दिया। उसे देखकर हैरानी हुई कि हैग्रिड बॉबिटन्स की घोड़ा गाड़ियों की तरफ जा रहा है। हैग्रिड क्या? फिर उसने घोड़ा गाड़ी के दरवाजे को 3 बार खटखटाया, जिस पर सुनहरी छड़ियों का मोनू लगा था। मैडम मैक्सिम ने दरवाजा खोल दिया। ओह हैग्रिड, तो समय हो गया। और क्या? हैग्रिड ने मुस्कुरा कर देखते हुए कहा। फिर सुनहरी सीढ़ियां उतरने में मैडम मैक्सिम की मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। हैग्रिड और मैडम मैक्सिम विशाल पंख वाले घोड़ों के बाड़े के पास से होते हुए चल दिए। हैरी हैरान था, उसे उन दोनों के साथ चलने के लिए दौड़ना पड़ रहा था। हैरी को ऐसा लग रहा था कि हैग्रिड मैडम मैक्सिम को कोई रोमांचक चीज दिखाना चाहता है। तुम मुझे क्या दिखाने ले जा रहे हो हैग्रिड? तुम्हें इसमें मजा आएगा, हैग्रिड ने भारी आवाज में कहा। यकीन मानो, ये देखने के काबिल है। किसी से कहना मत, ये किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैडम मैक्सिम ने अपनी लंबी काली पलकें हिलाते हुए कहा। वो लगातार चल रहे थे। हैरी बार बार घड़ी देख रहा था। हैरी की चिढ़ लगातार बढ़ती जा रही थी। अगर वो लोग जल्दी ही अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे तो हैरी मुड़कर सीधे महल की तरफ चल देगा और हैग्रिड को मैडम मैक्सिम के साथ चांदनी रात में घूमने देगा। लेकिन तभी जब वो जंगल से इतनी दूर आ गए कि महल और झील दिखाई देना बंद हो गए तो हैरी ने कुछ सुना। आगे की तरफ कुछ दूरी पर कुछ आदमी चिल्ला रहे थे। तभी कान का पर्दा फोड़ने वाली एक जोरदार दहाड़ हुई। उसका मुंह खुला रह गया। ड्रैगन? वयस्क, विशाल और दुष्ट दिखने वाली 4 मादा ड्रैगन एक अहाते में अपने पिछले पैरों पर खड़ी थीं। वो दहाड़ रही थीं, गरज रही थीं। उनके खुले जहरीले दांतों वाले मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं।
गर्दन लंबी करने के बाद उनकी लंबाई लगभग 50 फुट होगी। उनमें से एक ड्रैगन चमकदार नीले रंग की थी। उसके लंबे सींग बहुत नुकीले थे। वो जमीन पर खड़े जादूगरों को देखकर गुर्रा रही थी, उन्हें काटने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ड्रैगन हरी थी, वो अपनी पूरी ताकत से छटपटा रही थी और पैर पचक रही थी। तीसरी ड्रैगन लाल थी, उसके चेहरे के चारों तरफ सुनहरी कीलें दिख रही थी और हवा में मशरूम के आकार के आग के बादल छोड़ रही थी। और उनके सबसे पास खड़ी थी चौथी ड्रैगन, काली थी, बाकी सभी ड्रैगनों से ज्यादा बड़ी और खतरनाक। वहां पर कम से कम 30 जादूगर मौजूद थे जो उन पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। मंत्रमुग्ध होकर हैरी ने नजरें उठाकर देखा। उसे काले ड्रैगन की आंखें दिखी। हैरी को समझ नहीं आया कि वो डर के कारण बाहर निकल गई हैं या गुस्से के कारण। वो भयानक तरीके से चिंगाड़ रही थी। पीछे रहना हैग्रिड! फैंस के पास खड़ा एक जादूगर चिल्लाया और अपने हाथ में पकड़ी जंजीर खींचने लगा। वो 20 फुट दूर तक आग की लपट फेंक सकती हैं। मैंने हॉर्नटेल को 40 फुट तक लपट फेंकते देखा है। कितनी सुंदर है, हैग्रिड ने धीरे से कहा। कोई फायदा नहीं, एक और जादूगर चिल्लाया। 3 की गिनती पर सभी लोग एक साथ स्तब्धीकरण मंत्र पढ़ना। हैरी ने देखा और ये सुनते ही ड्रैगन के सभी रखवालों ने अपनी अपनी छड़ी निकाल ली। स्तब्ध हो! वो एक साथ चिल्लाए और स्तब्धीकरण मंत्र अंधेरे में रॉकेट की तरह बाहर निकले। ड्रैगन की मूंछी खाल पर टकराकर सितारों की तरह उछल गए। हैरी ने देखा उनके सबसे पास वाली ड्रैगन खतरनाक तरीके से अपने पिछले पैर पर लड़खड़ाई और उसके जबड़े खामोश गुर्राहट में चौड़े हुए। उसके नथुने से आग अचानक गायब हो गई और फिर वो धीरे से गिर पड़ी। कई टन वजनी काली ड्रैगन जमीन पर इतनी जोरदार धम्म के साथ गिरी कि आसपास के पेड़ तक हिल गए। ड्रैगन के रखवालों ने अपनी अपनी छड़ियां झुका ली। हर ड्रैगन किसी पहाड़ी जितनी बड़ी थी। जादूगर जल्दी से उनकी जंजीरें मजबूत करने लगे और उन्हें लोहे की खूंटियों से कसकर बांधने लगे, जिन्हें उन्होंने जादू से जमीन में कसकर गाड़ दिया था। हैग्रिड ने रोमांचित होकर मैडम मैक्सिम से कहा, करीब से देखोगी? वो दोनों फैंस के बिल्कुल करीब पहुंच गए। हैरी उनके पीछे पीछे गया। जिस जादूगर ने हैग्रिड को पास न आने की चेतावनी दी थी, जब वो मुड़ा तो हैरी उसे पहचान गया। वो चार्ली वीजली था। ठीक हो हैग्रिड? उसने हाँफते हुए कहा। अब वे ठीक हैं। हमने यहाँ लाते समय नींद की दवा पिला दी थी। ये चारों मादा ड्रैगन हैं। हमने सोचा कि अगर वो यहाँ रात को शांति में जागेंगी तो हल्ला नहीं मचाएंगी, लेकिन तुमने देखा वो खुश नहीं है। वो जरा भी खुश नहीं है। ये किस नस्ल की हैं चार्ली? हैग्रिड ने सबसे पास वाली काले ड्रैगन को प्यार से देखते हुए कहा। ये हंगेरियन हॉर्नटेल है और वो हरे रंग वाली छोटी ड्रैगन कॉमन वेल्श ग्रीन, नीली वाली ड्रैगन स्वीडिश शॉर्ट स्नाउट है और लाल वाली चाइनीज फायरबॉल। चार्ली ने देखा मैडम मैक्सिमा हाथे के पास से बेहोश ड्रैगनों को घूर रही हैं। मुझे नहीं पता था तुम उन्हें भी साथ ला रहे हो हैग्रिड, चार्ली ने त्योरियां चढ़ाकर कहा। चैंपियनों को ये पता नहीं होना चाहिए कि उन्हें किससे मुकाबला करना है। ये अपने विद्यार्थियों को जरूर बता देंगी, है ना? हैग्रिड ने कंधे उचकाते हुए कहा। हमने सोचा कि उसे ड्रैगन देखना अच्छा लगेगा। वो अब भी ड्रैगन को प्यार से देख रही है। चार्ली ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम तो चांदनी रात में रोमांटिक सैर पर निकले हो हैग्रिड। 4 ड्रैगन हैं, हैग्रिड ने कहा, यानी हर चैंपियन के लिए एक। लेकिन उन्हें करना क्या है? इनसे लड़ना है? मुझे लगता है कि चैंपियनों को इन्हें सिर्फ पार करना होगा, चार्ली ने कहा। क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए इसलिए हम लोग पास ही रहेंगे और मंत्र पढ़ने के लिए अपनी छड़ियां तैयार रखेंगे। उन्होंने ऐसी मादाएं लाने को कहा था जिन्होंने हाल में ही अंडे दिए हों। मैं नहीं जानता उन्हें ऐसी मादाएं क्यों चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जिसके पल्ले हॉर्नटेल पड़ेगी उसका भगवान भला करे। वो बहुत खतरनाक है। उसकी पूंछ भी उसके सिर जितनी ही खतरनाक है। देखो, चार्ली ने हॉर्नटेल की पूंछ की तरफ इशारा किया। हैरी ने देखा कांसे के रंग के छोटे छोटे सींग बाहर निकले हैं। उन्होंने अंडों को सावधानी से हॉर्नटेल के पास रख दिया जो वो कंबल में लपेट कर ला रहे थे। हैग्रिड हसरत से अंडों को देखने लगा। मैंने अंडों को गिन लिया है हैग्रिड, चार्ली ने सख्ती से कहा और फिर पूछा, हैरी कैसा है? अच्छा है, हैग्रिड ने कहा। वो अंडों को अभी हसरत से देख रहा था। उम्मीद है इस मुकाबले के बाद वो सही सलामत रहेगा, चार्ली ने गंभीरता से ड्रैगनों के अहाते की तरफ देखते हुए कहा। मेरी मम्मी को ये बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। उससे पहले काम में ड्रैगन को पार करना होगा। वो पहले ही बहुत घबरा रही हैं। फिर चार्ली ने अपनी मम्मी की आवाज की नकल करते हुए कहा, वो उसे टूर्नामेंट में शामिल होने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? वो अभी बहुत छोटा है। मैंने सोचा था मेरे बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं,
मैंने सोचा था कि उम्र का बंधन होगा। दैनिक जादूगर के लेख में हैरी के बारे में पढ़ने के बाद तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो अब भी अपनी मम्मी डैडी की याद में रोता है, बेचारा बच्चा। मुझे तो ये बात मालूम ही नहीं थी। हैरी ने काफ़ी कुछ देख और सुन लिया था। वो ये जानता था कि हैग्रिड को उसके जाने का पता नहीं चलेगा। वो नहीं जानता था कि पहले काम के बारे में जानने से उसे खुशी हुई थी या नहीं। एक तरह से अच्छा हुआ था, पहला सदमा खत्म हो गया। अगर वो मंगलवार को पहली बार ड्रैगन देखता तो पूरे स्कूल के सामने बेहोश हो जाता, लेकिन वो अब भी बेहोश होगा क्योंकि उसके पास सिर्फ उसकी छड़ी होगी, जो 50 फुट ऊंचे सींग वाले और आग उगलने वाले ड्रैगन के सामने लकड़ी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं होगी। उसे ड्रैगन को पार करना होगा सबकी नजरों के सामने। वो ये काम कैसे करेगा? हैरी अब तेजी से चलने लगा। उसे सीरियस से बात करनी थी। अब अंगीठी के सामने पहुंचने के लिए 15 मिनट बचे थे और इस समय किसी से बात करने की उसकी जितनी प्रबल इच्छा थी उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। वो अचानक किसी से टकरा गया। हैरी गिर गया। उसका चश्मा तिरछा हो गया। उसने अपने चोगे को कसकर लपेट लिया। पास से आवाज आई, आच! कौन है? हैरी ने जल्दी से देखा। उसका अदृश्य चोगा उसे पूरी तरह ढके है कि नहीं। वो चुपचाप पड़ा रहा, उस जादूगर की आकृति को देखता रहा। वो कारकारोफ था। कौन है? कारकारोफ ने दोबारा पूछा। वो बेहद शक भरी निगाह से अंधेरे में चारों तरफ देखते रहे। हैरी एकदम स्थिर होकर पड़ा रहा। एक आध मिनट के बाद कारकारोफ ने फैसला किया वो जरूर किसी जानवर से टकरा गए होंगे। फिर वो पेड़ों के बीच से होते हुए धीरे धीरे उस तरफ जाने लगे जहां ड्रैगन थे। हैरी सावधानी से उठा और बगैर आवाज किए पूरी तेजी से महल की तरफ जाने लगा। कारकारोफ क्या कर रहे थे? वो अपने जहाज से चोरी से बाहर निकलकर ये पता लगाने आए हैं कि पहला काम क्या है। ये भी हो सकता है कि उन्होंने हैग्रिड और मैडम मैक्सिम को जंगल में जाते हुए देख लिया हो। उन्हें भी ये पता चल जाएगा कि चैंपियन को किस चीज से मुकाबला करना है। ऐसा लग रहा था कि मंगलवार को अनजान खतरे का सामना करने वाला इकलौता चैंपियन सेड्रिक होगा। हैरी महल तक पहुंचा। वो सामने वाले दरवाजे से होता हुआ संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। बुरी तरह हाँफ रहा था। अंगीठी तक पहुंचने के लिए उसके पास 5 मिनट से कम का समय था। बकवास, उसने मोटी औरत से हाँफते हुए कहा, जो तस्वीर के छेद के सामने ऊँघ रही थी। वो तो तुम कर ही रहे हो। तस्वीर आगे की तरफ खुल गई। हैरी अंदर चला गया। हॉल खाली था। चूंकि वहां सामान्य गंध आ रही थी इसलिए हैरी जान गया कि हरमाइनी को गोबर बम फोड़कर विद्यार्थियों को नहीं भगाना पड़ा है। हैरी ने अदृश्य चोगा उतार दिया और आग के सामने कुर्सी पर पसर गया। आग की लपटों की रोशनी थी। पास ही टेबल पर सेड्रिक डिगोरी हीरो है के बैज आग की रोशनी में चमक रहे थे, जिन्हें क्रीवी बंधु बदलने की कोशिश कर रहे थे। उन पर अब लिखा हुआ था पॉटर 0 है। हैरी ने दोबारा लपटों की तरफ देखा। वो उछल पड़ा। आग की लपटों के बीच सीरियस का सिर दिख रहा था। अगर हैरी ने वीजली परिवार के किचन में मिस्टर डिगोरी के सिर को इस तरह नहीं देखा होता तो वो घबरा गया होता। हैरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जो कई दिनों बाद आई थी। वो अपनी कुर्सी से उठा और अंगीठी के पास पहुंचकर बोला, सीरियस, तुम कैसे हो? सीरियस का हुलिया काफी बदला बदला दिख रहा था। जब उन्होंने आखिरी बार उससे विदा ली थी तो सीरियस का चेहरा दुबला पतला धंसा हुआ था। उसके लंबे काले बाल गंदे थे, लेकिन अब उसके बाल छोटे और साफ थे। उसका चेहरा भर गया था। वो थोड़ा युवा दिखने लगा था। हैरी ने सोचा वो काफी हद तक वैसा ही दिख रहा था जैसा उसकी मम्मी डैडी की शादी वाली एकमात्र तस्वीर में दिख रहा था जो हैरी के पास थी। सीरियस ने गंभीरता से कहा, मेरी छोड़ो, तुम कैसे हो? हैरी एक पल के लिए कहने वाला था मैं ठीक हूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। उसने कहा, सबको यकीन था कि वो अपनी इच्छा से टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है। रीटा स्कीटर ने दैनिक जादूगर में उसके बारे में झूठ मूठ छाप दिया है। गलियारे में लोग उसे ताने मारते हैं और रॉन उसका यकीन नहीं कर रहा बल्कि उसे ईर्ष्या कर रहा है। और अब मुझे हैग्रिड ने दिखा दिया है कि मुझे ड्रैगनों को पार करना है सीरियस, और ये काम मैं किसी तरह नहीं कर सकता। उसने अपनी बात खत्म करते हुए हताशा में कहा। सीरियस ने उसे चिंता भरी आंखों से देखा। उसकी आंखों में अब भी अज़्क़बान के दिनों की दहशत भरी झलक दिख रही थी। हैरी के बोलते समय वो बीच में एक बार भी नहीं बोला, लेकिन अब उसने कहा, ड्रैगन से तो हम निपट सकते हैं, लेकिन हम उसके बारे में 1 मिनट बाद बातें करेंगे। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं आग का इस्तेमाल करने के लिए एक जादूगर के घर में चोरी से घुसा हुआ हूँ। वो कभी भी लौट सकता है। मुझे तुम्हें कई चीज़ों के बारे में चेतावनी देनी है। हैरी का मनोबल कम हो गया। निश्चित रूप से ड्रैगनों से ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है?
कारकारोफ, सीरियस बोला। हैरी, वो प्राणभक्षी है। तुम जानते हो प्राणभक्षी कौन होते हैं? हाँ, वो पकड़ा गया था और अज़्काबान में मेरे साथ था, लेकिन उसे छोड़ दिया गया, मुझे यकीन है। इसीलिए डम्बलडोर इस साल हॉगवर्ट्स में एक ऑर्डर रखना चाहते थे। मूडी ने ही कारकारोफ को पकड़ा था, मूडी ने ही उसे अज़्काबान भिजवाया था। कारकारोफ को छोड़ दिया गया? हैरी ने धीरे से कहा। उसका दिमाग इस सदमे भरी जानकारी से घूम गया। लेकिन उन्होंने उसे क्यों छोड़ा? उसने जादू मंत्रालय के साथ समझौता कर लिया था। उसने कहा था उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। फिर उसने अपने कुछ पुराने साथियों के नाम बताकर उन्हें फंसा दिया और खुद आज़ाद हो गया। उसने अपनी जगह पर कई लोगों को अज़्काबान भिजवाया। मैं तुम्हें बता दूं, वो अपने स्कूल में भी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार आज़ाद होने के बाद वो अपने स्कूल के हर विद्यार्थी को काला जादू सिखा रहा है। इसलिए डर्मस्टैंग के चैंपियन से भी बचकर रहना, ठीक है? ठीक है, हैरी ने धीरे से कहा। लेकिन तुम क्या कह रहे थे? कारकारोफ ने मेरा नाम आग के प्याले में डाला था। क्योंकि अगर ऐसा था तो वो सचमुच अच्छा अभिनय कर लेता है। वो इसके बारे में बहुत नाराज़ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोकना चाहता हो। हम जानते हैं वो कुशल अभिनेता है, सीरियस ने कहा। क्योंकि जादू मंत्रालय में अपनी बात मनवा कर खुद को आज़ाद करवा लिया, ये कम नहीं था। देखो, मैं दैनिक जादूगर पर नज़र रख रहा हूँ हैरी। तुम क्या पूरी दुनिया नज़र रखे है? हैरी ने कटुता से कहा। और मैंने पिछले महीने रीटा स्कीटर के लेख में छपी बातों के बारे में अच्छे से समझ लिया है। हॉगवर्ट्स में आने के पहले रात को मूडी पर हमला किया गया था। हाँ, मैं जानता हूँ। रीटा ने लिखा था मूडी का वहम है, सीरियस ने जल्दी से कहा, जब उसने देखा कि हैरी बीच में कुछ बोलने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है किसी ने उसको हॉगवर्ट्स पहुंचने से रोकने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि जिसने ऐसा किया है वो ये जानता था कि अगर मूडी हॉगवर्ट्स में रहेगा तो उसका काम मुश्किल हो जाएगा। और वो ये भी जानता है कि कोई भी मूडी पर हुए हमले के मामले में ज़्यादा बारीकी से छानबीन नहीं करेगा। मूडी घुसपैठियों के बारे में बहुत बार शिकायत कर चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अब भी असली चीज़ को नहीं देख सकता। ये मत भूलो, मूडी मंत्रालय का सबसे अच्छा ऑर्डर था। तो तुम ये क्या कह रहे हो? कारकारोफ मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों? हैरी ने धीरे से कहा। सीरियस झिझका। मैं बहुत सी अजीब बातें सुन रहा हूँ, उसने धीरे से कहा। प्राणभक्षी इन दिनों ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने क्विडिच वर्ल्ड कप में हंगामा किया था, है ना? किसी ने मौत का निशान भी बनाया था। क्या तुमने सुना है मंत्रालय की उस जादूगरनी के बारे में जो लापता हो गई है? बर्था जुर्किंस? हैरी ने पूछा। हाँ, वो अल्बानिया में गायब हुई थी। वहीं पर वोल्डेमार्ट के होने की अफवाह है। वो जानती होगी कि जादूगरी का त्रिकोणीय टूर्नामेंट होने वाला है, हैरी ने कहा। हाँ, लेकिन इस बात की ज़्यादा संभावना नहीं है कि वो सीधे वोल्डेमार्ट से टकरा गई होगी। सुनो, मैं बर्था जोर्किंस को जानता था। वो हमारे साथ ही हॉगवर्ट्स में पढ़ती थी। वो तुम्हारे डैडी और मुझसे साल भर सीनियर थी। वो मूर्ख थी। वो दूसरों के मामले में बहुत दिलचस्पी लेती थी, लेकिन उसमें दिमाग नहीं था। ये तालमेल अच्छा नहीं है हैरी। मैं कहूँगा उसे बड़ी आसानी से जाल में फंसाया जा सकता है। तो क्या वोल्डेमार्ट को टूर्नामेंट के बारे में पता चल गया होगा? हैरी ने कहा। क्या तुम्हारा यही मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि कारकारोफ उसके आदेश पर काम कर रहा है? मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल नहीं जानता, सीरियस ने धीरे से कहा। वैसे मुझे लगता है कारकारोफ वोल्डेमार्ट के पाले में तब तक नहीं जाएगा जब तक उसे यकीन ना हो जाए कि वोल्डेमार्ट इतना शक्तिशाली हो गया है कि उसकी रक्षा कर सके। लेकिन जिसने भी तुम्हारा नाम प्याले में डाला है उसने किसी कारण तो ऐसा किया होगा। मुझे लगता है कि टूर्नामेंट तुम पर हमला करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि तब ये दुर्घटना लगेगी। ऐसा ही लगता है ये बहुत अच्छी योजना है। उन्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो तो बस पीछे खड़े रहेंगे, उनका काम ड्रैगन कर देंगे, हैरी ने उदासी से कहा। ठीक है, ड्रैगन, सीरियस ने कहा, और वो बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगा। एक तरीका है हैरी, स्तब्धीकरण मंत्र के चक्कर में मत पड़ना। ड्रैगन बहुत शक्तिशाली होते हैं और उनमें इतना जादू होता है कि वो सिर्फ एक जादूगरन के स्तब्धीकरण मंत्र से बेहोश नहीं होते। हैरी ने कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने अभी अभी देखा। लेकिन तुम ये काम अकेले कर सकते हो, सीरियस ने कहा। एक तरीका है और तुम्हें इसके लिए एक आसान मंत्र की ज़रूरत है, बस। लेकिन तभी हैरी ने उसे चुप करने के लिए अपना हाथ उठा दिया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ये फट जाएगा।
उसे पीछे से घुमावदार सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आवाज आई। उसने सीरियस से फुसफुसा कर कहा, जाओ, कोई आ रहा है। हैरी उठकर आग के सामने खड़ा हो गया। अगर किसी ने सीरियस का चेहरा हॉगवर्ट्स के भीतर देख लिया तो हंगामा हो जाएगा, मंत्रालय बीच में आ जाएगा। हैरी से सीरियस के छिपने के ठिकाने के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। हैरी को अपने पीछे आग में हल्की सी खट की आवाज सुनाई दी। वो समझ गया सीरियस चला गया है। उसने घुमावदार सीढ़ियों के नीचे देखा। रात को 1 बजे कौन घूमने निकला था? किसने सीरियस को ये बताने से रोक दिया कि ड्रैगन को कैसे पार कर सकते हैं? ये रॉन था। अपने महरून बेल बूटेदार ऊनी पजामे में रॉन हैरी के सामने आकर रुक गया और चारों तरफ देखने लगा। किससे बातें कर रहे थे? उसने पूछा। उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तुम आधी रात को क्या कर रहे हो यहाँ? हैरी गुर्राया। मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ। रॉन बीच में ही रुक गया। उसने कंधे उचकाए। कुछ नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। हैरी चिल्लाया, तुम मेरी जासूसी करने आए थे, है ना? वो जानता था, रॉन को जरा भी पता नहीं था कि वो कितने गलत मौके पर आया है। उसने ये जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। इस पल उसे रॉन की हर चीज से नफरत थी, उसके पजामे के नीचे झांकते टखनों से भी। बाधा डालने के लिए माफी चाहता हूँ। रॉन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हें व्यवधान पसंद नहीं आएगा। मैं अब तुम्हें तुम्हारे अगले इंटरव्यू की तैयारी शांति से करने दूंगा। हैरी ने पॉटर 0 है का एक बैज टेबल से उठाया, पूरी ताकत से कमरे के पार फेंक दिया। वो रॉन के माथे पर पड़ा और दूर छिटक गया। ये लो, मंगलवार को पहन लेना। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो तुम्हारे माथे पर भी अब एक निशान बन जाएगा। तुम यही चाहते हो, है ना? हैरी ने कहा। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उसे उम्मीद थी कि रॉन उसे रोकेगा। अगर रॉन उसे मुक्का मारता तब भी उसे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रॉन अपने थोड़े छोटे पजामे में वहीं खड़ा रहा। हैरी ऊपर की मंजिल में जाकर अपने पलंग पर काफी देर तक लेटा रहा, गुस्से से भन्नाता रहा। उसे रॉन के आने की आवाज सुनाई नहीं दी।